किशोर तिवारी जी आपके साथ करना चाहूंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जिस तरह का स्टेटमेंट संजय राउत जी ने दिया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, संजय राउत जी के पास ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ऐसा कौन सा सिस्टम है उनके पास इंफॉर्मेशन का कि उन्हें पता है कि आरएसएस मुख्यालय में मोदी जी के बीच और आरएसएस प्रशासन के बीच क्या बातचीत हुई है, रिटायरमेंट पर चर्चा हुई है। जो खबर पत्रकारों के पास नहीं है वो खबर संजय राउत जी के पास कहां से पहुंच जाती है? मीनाक्षी जी, उन्होंने कयास लगाया कि भाई नागपुर में ये बात चल रही है कि उत्तराधिकारी तो चुनना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, गोविंदाचार्य जी, ऐसे भाई कई लोगों को उन्होंने मार्गदर्शन मंडल में भेजा। तो अब वो 75 साल पूरे कर रहे हैं तो वो भी रिटायरमेंट लेंगे, तो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया होगा। वैसे संघ मैं बहुत नजदीक से जानता हूं, क्योंकि मैं आरएसएस से बहुत दिनों तक जुड़ा रहा और अभी मैं आरएसएस से स्वयंसेवक ही हूं। तो एक जो कार्य पद्धति अपनाई मोदी शाह जी ने, उससे बहुत लोग नाराज है और ऐसी कार्य पद्धति आरएसएस को कभी भी नागवार गुजरेंगी नहीं। कौन नाराज और ये है? सब कहीं किसी ने कुछ बोला तो है नहीं, कहीं कोई स्टेटमेंट, कौन नाराज है? भैया जी जोशी कह रहे हैं कि औरंगजेब कोई मसला नहीं है, और मोहन भागवत जी महीने में एक बार तो अभी उनको सिखा ही रहे हैं। तो मोदी जी जिस प्रकार के एजेंडा को रन करना चाहते हैं वो सब गलत है। मैं अभी बता रहा हूं, नाराजी बहुत ज्यादा है। नड्डा जी का कई जगह अध्यक्ष चुना नहीं जाना 8 महीने से, ये क्या चल रहा है? ऊपर से अभी भी 7 राज्यों के चुनाव होना बाकी है। मैं बता रहा हूं कि जैसे संजय जोशी की री एंट्री थी, उस पर भी ये किया है। देखो, 11 साल के बाद इनको समय मिला और ऊंट पहाड़ के नीचे उतरा और उसने अपनी चरण यहां लगाए। इसके पहले वो नागपुर कितने बार आए, लेकिन उन्होंने किसी से बात करने की जरूरत नहीं समझी। जब एनडीए 1 था और एनडीए 2 ये तो था, प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव हो सकता है ना सर, वो कब जाना चाहे कब ना जाना चाहे, ये कोई उनकी संवैधानिक ड्यूटी तो है नहीं कि उनको आरएसएस दफ्तर जाना ही है। और अगर ठीक है नहीं गए 11 साल में अब चले गए, तो मतलब इसमें शिवसेना यूबीटी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है, संजय राउत को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? नहीं, हमारे को कोई परेशानी नहीं है। हमने बोला कि भाई अब मोदी जी रिटायर हो रहे हैं तो मोदी जी के जो पर्याय आएगा वो देश में विकास की नई गंगा बहाएगा। ठीक है, और आलोक आरएसएस बस से जी, नजदीक ठीक है आएगा। सर। तो किशोर तिवारी जी तो बड़े खुलकर कह रहे हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि उनको फिलहाल अपनी शिवसेना से ज्यादा चिंता बीजेपी की है कि बीजेपी में आगे उत्तराधिकारी कौन होगा, कमान कौन संभालेगा। लेकिन टाइमिंग इंटरेस्टिंग है, बीजेपी किस तरह से देख रही है इस स्टेटमेंट को। और ऐसा नहीं है कि संजय राउत ही पहले शख्स हैं जिन्होंने ऐसा कहा हो, इससे पहले विपक्ष के कई और नेता ये सवाल उठा चुके हैं। 75 साल का नियम पीएम मोदी और उनकी लीडरशिप पर लागू होगा या नहीं होगा? संजय राउत एक ऐसे नेता हैं जो समय समय पर कुछ बोलकर अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाते रहते हैं, चीप पॉपुलैरिटी में कहूंगा। तो उनको चिंता होनी चाहिए कि उनके दल से लोग खिसक खिसक के कहां चले गए और कहां जा रहे हैं। तो वो ज्यादा टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं कि बीजेपी में क्या होने वाला है, बीजेपी का अगला भविष्य क्या होगा। अरे उनको ये पता होना चाहिए कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का अंबार है, चाहिए एक तो मिलते हैं 10। हम तो तय कर लेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा अगर उसकी जब वक्त आएगा या उसकी जब जरूरत समझेंगे। लेकिन आज की डेट में जिस मोदी को देश जानता है, 11 साल से अनवरत 18 घंटे राष्ट्र को आगे बढ़ाने में निरंतर लगे हुए हैं, तो 40 साल और 50 साल का नौजवान उनके सामने में नहीं टिकेगा। अगर स्टेमिना की बात की जाए, वर्किंग स्टेमिना की, नहीं तो आडवाणी जी क्या कम काबिल थे जब वो अपनी एज में थे जिस समय उन्हें मार्गदर्शक मंडल पर भेजा गया? मुरली मनोहर जोशी जी क्या कम काबिल थे
क्या वो उस समय इस तरह की अगर- लीडरशिप नहीं रखते थे? इस लीडरशिप का तत्व क्या उनके भीतर नहीं था जिसका अगर- जिक्र आज आप अगर- प्राइम मिनिस्टर के लिए कर रहे हैं? अगर 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 लोग समझेंगे, अगर हमारे वैचारिक संगठन समझेगा, तो ये भी रिटायर होंगे, ये भी मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे, क्या बात है।